तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। देखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या है अपना, द स्पेक्ट्रम emitted by molecules is called the molecular spectra and it appears as continuous band। तो क्या होते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, क्या है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। क्या है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये क्या है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। जब मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन करते हैं तो वो एनर्जी का एमिशन एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो इससे जो अपने को स्पेक्ट्रम मिलेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। यह देखना है कि अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो क्या आएगा, शार्प फॉर्म मिलेगा अपने को, और शॉर्टर वेवलेंथ पे एज फेड हो जाएगी। ठीक है, ये लेमडा है, इधर मिलेगा यहाँ पे लॉन्गर लेमडा पे क्या मिलेगा अपने को, शार्प या इंटेंस पिक मिलेगा, इंटेंस स्पेक्ट्रम मिलेगा। और शॉर्टर पे क्या मिलेगा, अगर वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो क्या हो जाएगा अपना जो एज है स्पेक्ट्रम का, ये एज है, ये क्या है फेड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ये लेमडा इधर की तरफ बढ़ रहा है और जाने पे कम हो रहा है, ये क्या रहा है फेड हो रहा है। इधर इधर क्या है इंटेंस है। ये इंटेंस है। ठीक है, देखो अब देखते हैं ये होता कितने टाइप का है ना, कितना टाइप का होता है मतलब स्पेक्ट्रा चेक करते हैं। डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स इन मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉनिक कितने टाइप की होती है, तो एक तो होती है मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है ना, एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी और एक होती है रोटेशनल एनर्जी। तीन टाइप की एनर्जी होती है किसके पास, मॉलिक्यूल्स के पास। तीनों किसी डिस्क्रीट होती है, किसी होती है तीनों, इनके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले आती है अपने रोटेशनल एनर्जी लेवल। क्या आती है सबसे पहले, रोटेशनल एनर्जी लेवल। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल, तो रोटेशनल एनर्जी क्या लेवल क्या होती है अपनी, वही जो बैंड है अपने उसमें एनर्जी गेप कितना होगा, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गेप हो जाएगा। ये कितना एनर्जी का गेप होगा यहाँ पे, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, किसमें, रोटेशनल में। ठीक है, और होता क्या है रोटेशनल लेवल, क्या एनर्जी आएगी कहाँ से, जो मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे कहाँ से, ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे इस एक्सिस के, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो क्या होगा, जो एनर्जी आएगी यहाँ से इसको आप क्या बोलेंगे अपन, रोटेशनल एनर्जी, ER बोल देंगे। एनर्जी कितनी होगी, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसके बाद आती है वाइब्रेशनल, क्या आती है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। वाइब्रेशन में कितना है, 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मान लो अपना कोई ये मॉलिक्यूल है, अभी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और एक्सपेंशन करेगा, है ना, ऐसे ऐसे करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में लिख देता हूं। कॉन्ट्रैक्शन और क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, संकुचन और तन्य करेगा। इसकी वजह से एनर्जी आएगी, इसको बोलेंगे अपन वाइब्रेशन एनर्जी। कितनी होती है वाइब्रेशन, 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, -1 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे एनर्जी लेवल जो होंगे ना वो इस टाइप से रहेंगे। ये 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें, और ये हो कितना गया, -1 मतलब 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ कितना था, रोटेशन में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाइब्रेशन में 10⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। अणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी विविध ऊर्जा स्तरों में होती है। डिस्क्रीट एनर्जी होती है, एनर्जी की
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है, जो अपनों ने पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, ये देखो यहाँ पे अपनों ने पढ़ा था, एनर्जी गैप क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एनर्जी गैप कैसा होता है, n², ये बढ़ता जाता है। तो इसके लिए कितना होगा, लगभग ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है ये, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए। चलो ये देखो, देख लिया आप लोगों ने, ये है अपना रोटेशनल। कौन सा है ये, रोटेशनल। इसके बाद ये कौन सा है, वाइब्रेशनल। और ये कौन सा है अपना, इलेक्ट्रॉनिक। क्या याद रखना, -3 रोटेशनल, वाइब्रेशनल 0.1, इलेक्ट्रॉनिक 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपने देखना है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करने के लिए क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना कंपलसरी। क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना कंपलसरी। किसके, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। अभी शो का में होगा, देखो परमानेंट डाइपोल किसमें होता है, HCl और CO में। काय में होता है, HCl हो गया, CO हो गया। इसमें क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो हो जाएगा। और काय में होता है, H2 में भी होता है, मतलब ये H2, O2 और CH4 डू नॉट शो दिस, मतलब मीन्स इनमें नहीं होगा। H2, O2, CH4 में क्या होगा, नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि क्या है, नॉन पोलर। क्या है ये, नॉन पोलर। नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल से इस वजह से इनमें नहीं होगा। सो नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, नहीं होता। क्या नहीं होता, रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं होता, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना कंपलसरी है। रीजन कौन सा है इनका, माइक्रोवेव रीजन। रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा है, माइक्रो रीजन। 0.1 से मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर। और रोटेशनल के लिए कितना था, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप था। क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, P ≠ 0 होना चाहिए, परमानेंट वाला। और नॉन पोलर में शो नहीं करेगा, नॉन पोलर में शो नहीं करेगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन रिजिड रोटेटर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, रिजिड रोटेटर। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, रिजिड रोटेटर है। रिजिड रोटेटर, 2 मास है अपने पास, R1 R2 डिस्टेंस है, और इस एक्सिस के क्या है, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, देखें अपन इसको। और ये R1 है, मतलब यहाँ से ऐसे ये R1 हो गई, और इधर से क्या होगी, R2 हो गई, और इनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, R हो गई। ऐसे ठीक है। तो इनका अपने को निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = μr² या mr² बोलते हैं। यहाँ संबंधित द्रव्यमान जो m निकलेगा वो कैसे निकलेगा, m1 m2 m1 + m2। ये क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस्ड मास। तो रिड्यूस्ड मास से अपन निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I = या म्यू है तो μr², म्यू की वैल्यू रख दो, अपना फॉर्मूला आ गया। ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि जो 2 मास थे अपने पास, इनको रिप्लेस करके अपनों ने सिंगल मास क्या मान लिया, म्यू। अब मैथमेटिकली अपने को 2 मास यूज करने की जरूरत ही नहीं है, अपन सिंगल मास से ही अपना काम हो जाएगा। रिड्यूस मास जो म्यू होता है वो m1 से भी छोटा होता है, और रिड्यूस मास m2 से भी छोटा होता है। ठीक है। देखो घूर्णन गति ऊर्जा कैसे निकलेगी। अब देखो ये क्लासिकली तो अपने को पता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ I⍵² होती है ना। ये है ना, क्लासिकली क्या होता है, ½ I⍵²। इसको एंगुलर मोमेंटम कन्वर्ट करें तो L, क्योंकि L = क्या होता है अपना, L = I⍵ होता है। तो यहाँ से एनर्जी कितनी निकलेगी, ½ L² कर दो, और ये क्या आ जाएगा,
आई आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2 आई आ जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है, ये क्वांटम मैकेनिकली होता है एंगुलर मोमेंटम। क्वांटम मैकेनिकली अपन रखें इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम। क्वांटम मैकेनिक क्या होता है, जे इक्वल टू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कोस, या जे या एल, जे लो या एल लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे जो अपन हर बार मानते हैं अपनी क्वांटम नंबर, तो अब की बार इसको मानेंगे, जे को क्या मानेंगे, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, रोटेशनल क्वांटम नंबर। जे इक्वल टू कहाँ स्टार्ट हुई, 0 से लेके आगे तक, जे इक्वल टू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन एच कोस। क्यों मान रहे हैं ऐसा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है अपना, क्वांटाइज्ड है। एंगुलर मोमेंटम जो कि अपनों ने माना जे, और ये क्या है, क्वांटाइज्ड, और इसी को मान लिया अपनों ने रोटेशनल क्वांटम नंबर मान। ठीक है, तो रख दो वैल्यू, यहाँ देखो, यहाँ रख देते हैं वैल्यू। ई जे आ जाएगा, क्या आएगा, ई जे इक्वल टू, क्या था अपना फॉर्मूला, एल स्क्वायर हाफ एल स्क्वायर अपॉन 2 आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन 2 आई। वैल्यू रख दो जे की, तो जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आई, जे जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई। ये आ गया अपने रोटेशनल एनर्जी के लेवल आ गए। ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है कि एनर्जी कैसी है, डिस्क्रीट, कैसी है, डिस्क्रीट। कैसी एनर्जी अपनी, डिस्क्रीट एनर्जी। ठीक है, अब डिस्क्रीट एनर्जी होगी तो क्या फॉर्म करेगी, जब भी डिस्क्रीट एनर्जी होगी तो क्या फॉर्म करेगी, स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म कर रही है, स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रही है। ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी क्या फॉर्म करेगी, स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगी। तो यहां से निकाल लो, ई जीरो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई जे इंटू जे प्लस वन। तो ये जीरो तो कितना आएगा, जीरो। फिर क्या निकलेंगे, ई वन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई। E2 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई जे इंटू जे प्लस वन 3, तो 6 एच का स्क्वायर अपॉन 2 आई मीन्स एच का स्क्वायर अपॉन 3 आई, सॉरी 3 एच स्क्वायर अपॉन आई है। और E3 कैसा निकलेगा अपना, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई जे 3 और 3 प्लस 1 4, तो इसका निकलेगा 6 एच का स्क्वायर अपॉन आई। E4 भी निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई जे इंटू जे प्लस वन, क्या आया 10 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई, 10 एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई, ऐसे आया है। इसका स्पेक्ट्रम बना लेते हैं, देखो स्पेक्ट्रम बना रखा है पहले से मैंने, ये ई जीरो जीरो ई वन एच का स्क्वायर अपॉन आई, ई वन एच का स्क्वायर अपॉन आई, E2 3 एच स्क्वायर 6 एच स्क्वायर 10 एच स्क्वायर और 15 एच स्क्वायर, 0 1 3 6 10 15, क्या है 0 1 3 6 10 और 15, कहाँ से लेके 1 से लेके 5 तक, 0 1 3 8 6 10 और 15। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अपन एनर्जी डिफरेंस क्या निकालना है अपने को, एनर्जी डिफरेंस निकाल लेते हैं। डेल्टा ईजे इक्वल टू ईजे प्लस वन माइनस ईजे, तो कितना हो जाएगा डेल्टा ईजे अपना, एच प्लस स्क्वायर अपॉन 2 आई था, जे इंटू जे प्लस वन, तो अब की बार जे की जगह क्या रखो, जे प्लस वन, तो जे इंटू जे प्लस वन, तो जे तो ये हो गया, जे प्लस वन में आएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस जे इंटू जे प्लस वन। इसको सोल्व कर लो, तो डेल्टा ई क्या निकलेगा अपना, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 आई, यहां से जे प्लस वन क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो मेरा बचेगा जे प्लस 2 माइनस का जे, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, लिख देता हूं जे प्लस 2 माइनस ये बचेगा, तो क्या बचेगा अपना डेल्टा ई इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई और जे प्लस वन। ठीक है, ये बचा है
क्योंकि जैसे जैसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये जैसे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बचा। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, एच के स्क्वायर अपॉन आई, 2i नहीं है, एच के स्क्वायर अपॉन आई जे प्लस 1। यहाँ से पता क्या चल रहा है कि डेल्टा जो ई है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, जे प्लस 1 के, और डेल्टा ई क्या है, एनर्जी गैप है, मतलब एनर्जी गैप जे के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो एक गैप ग्रोस विथ जे, कैसे लीनियरली भी ग्रो कर रहा है ना, कैसे ग्रो कर रहा है, लीनियरली ग्रो कर रहा है, ठीक है, जे के साथ। चलो अब देखना सिलेक्शन रूल, क्या देखना है अपने को, सिलेक्शन रूल, डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस 1 सिलेक्शन रूल है अपना। तो डेल्टा जे इक्वल टू -1 लेंगे एमिशन के लिए और डेल्टा जे इक्वल टू +1 लेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, प्लस है, ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, प्लस है, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, प्लस है, एमिशन के लिए क्या है, -1 है। किसका एब्जॉर्प्शन, एमिशन, फोटोन का, फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा तो प्लस और एमिशन होगा तो माइनस, ठीक है। अब अपने को निकालना है रोटेशनल कांस्टेंट, क्या निकालना है, रोटेशनल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल निकालनी है। तो डेल्टा इक्वल टू एच में से म्यू निकल गया डेल्टा ई बाई एच, म्यू निकल गया डेल्टा ई बाई एच। तो यहां से देखो लग देते हैं, म्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। तो जो था ना डेल्टा ई, क्या था अपना डेल्टा ई, ये रहा डेल्टा ई, एच का स्क्वायर अपॉन आई। अब ये आई और क्या था, जे प्लस 1 था, इसको डिवाइड करना है एच से, तो रख दो यहाँ पे एच को स्क्वायर को एच अपॉन 2 पाई रख दें, है ना, एच अपॉन 2 पाई, तो एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे आई, यहाँ पे एच, और ये जे प्लस 1, एच से एच, सो म्यू इक्वल टू कितना बचा अपना, एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई एंड दिस इज जे प्लस 1, ठीक है। अब ये जो आया ना एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर आई, इसी को बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से ले लो रोटेशनल कांस्टेंट बी इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। सो अपना म्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, म्यू इक्वल टू 2b, सॉरी एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई है ना, इसलिए 2b इंटू जे प्लस 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, म्यू इक्वल टू 2b इंटू जे प्लस 1। एक तो ये फॉर्मूला, एक एच ई वाला फॉर्मूला, डेल्टा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन आई जे प्लस 1, और म्यू इक्वल टू 2b इंटू जे प्लस 1, और बी क्या है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, बी क्या है ये, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ये है रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, रोटेशनल कांस्टेंट। और ये याद रखना, ये किसमें, हर्ट्ज में है, किसमें है ये, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये किसमें है, हर्ट्ज में है। ये तो बात हर्ट्ज वाली हुई है ना। अगर इसी को वेव नंबर में कन्वर्ट करते हैं अपन, किसमें, वेव नंबर में, म्यू बार में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा अपना 2b इंटू जे प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। और मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यू बार क्या होता है अपना, म्यू बाई सी होता है, तो इसमें बाई सी करो, तो म्यू बार इक्वल टू आएगा तो वही 2b इंटू जे प्लस 1 ही आएगा। पर अब की बार जो b है ना, ये b क्या हो जाएगा, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई पहले से था, अब c भी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, c लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टर्म में चला गया, वेव नंबर की टर्म में चला गया, ध्यान रखना है, ये वेव। तो b क्या है, हर्ट्ज में तो क्या है, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, और वेव नंबर की फॉर्म में क्या आएगा, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है बेटा। अब देखो अपने को देखना है एनर्जी गैप, क्या देखना है, एनर्जी गैप। तो सब में कितना 2b का एनर्जी गैप कितना होगा, 2b का एनर्जी गैप होगा। एब्जॉर्प्शन और रोटेशनल स्पेक्ट्रा का एनर्जी गैप देखना, जे इक्वल टू 0 से 4 तक क्या था, एच स्क्वायर अपॉन आई 1 3 ऐसा था ना, ये भी पढ़ा आप लोगों ने, क्या था बताओ, 1 3 0 1 3 6 10 15 0 1 3 10 6 15,
0, 1, 3, 10, 6, 10 और 15, है ना, ऐसा था। तो इनकी एनर्जी गैप निकालना है अपने को। तो अपने को देखना है कि दोनों सबके बीच में एनर्जी गैप कितना है। 2b का एनर्जी गैप कितने का है, 2b का एनर्जी गैप है। ये भी 2b है, ये भी 2b है और ये भी 2b है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी का वेव नंबर है वो इक्वल स्पेसिंग पे है। किस पे, इक्वल स्पेसिंग है। और वो स्पेसिंग कितनी है, 2b है। और b कितना था अपना, h/8π² i। अगर हर्ट्ज में हो तो, अगर वेव नंबर में हो तो सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं, असेसमेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ टाइटली पेक्ड लाइंस एट द बेंड हेड। बेंड हेड पे क्या रहेगी, पीक पे रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, है ना। टाइटली पेक होगी, सबसे ज्यादा रहेगी इंटेंसिटी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो अभी निकाल लिया अपना ऑर्डर, निकाल लिया, वो निकाला ना 1 2 3 वाला ऑर्डर। व्हाई डोंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। क्यों, क्योंकि उनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0। चलो 2 क्वेश्चन और देखने हैं अपने, 2 क्वेश्चन और देखने अपन देख लेते हैं। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है क्या अपना, डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया इन्होंने, इतना दिया, आई दिया। और इसके 2 प्रथम गुणों का निर्धारण कीजिए। आई देके अपने को ई निकालना है, आई देके अपने को ई निकाल, आई दिया अपने को ई निकालना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। आई तो दिया है, तो ई अपना क्या था, h²/2i और j इंटू जे प्लस 1। तो h²/2 i इंटू जे प्लस 1। तो गुणन अपने को दिया है, कितना दिया, h²/2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया 1.65 इंटू 10⁻46 और j इंटू जे प्लस 1 ये आएगा अपने पास। इसको सोल्व करें, h को कितना होता है 1.01 10⁻34 बाई 2.5 में जाएगा, 0.5 को 1.6 से डिवाइड करो तो 5/16 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 3.3, कितना आएगा 3.3 और 10⁻34 46 ऊपर जाएगा तो -34 46 तो आएगा 10⁻23 j इंटू जे प्लस 1। अब देखो अपने को काय में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। ये काय में है, जूल्स में है, तो इसमें डिवाइड भी काय में करो, मतलब ये जूल में है, अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये यहाँ पे जूल में है, अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड कैसे कर दो तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो, तो कितना आ रहा है अपना E इक्वल टू डिवाइड करना है ना, ये जूल में है अभी, तो अब यहाँ डिवाइड करेंगे अपन, इसको डिवाइड करो 1.6 × 19 से, तो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितना है अपने पास 3.8 तो आएगा 2, है ना, 2.1 के समथिंग आना चाहिए, 10⁻4 j इंटू जे प्लस 1 एंड इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो j इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, फर्स्ट 2 एनर्जी लेवल निकालना है अपने को, तो j इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, यह आएगा E इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो और क्या, j इक्वल टू 1 के लिए E1 तो 2.1 इंटू 4.2 है ना, 4.2 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और j इक्वल टू 2 पे आएगा E2, तो 2 आ जाएगा ये 2 इंटू 3 6 2 12.6। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया आपने, क्या दिया, 2 मॉलिक्यूल दिए कार्बन ऑक्सीजन और ये मिनिमम एब्जॉर्प्शन लाइन दी, तो अपने को आइसोटोप निकालना है COX। क्या निकालना है,
आइसोटोप निकालना है CXX। सबसे पहले अपन देख लेते हैं अपन लोग गिवन क्या क्या। देखो C12 की फ्रीक्वेंसी दी है, कार्बन 12 की क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, क्या दी है, μ1 दी है एक तो 1.153 10⁻11 हर्ट्ज, और एक दी है μ2 1.102 10⁻11 हर्ट्ज। ये अपने को फ्रीक्वेंसी दी है। अपने को निकालना है क्या है, आइसोटोप का मास निकालना, आइसोटोप निकालना। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ के आए थे कि हमें इक्वलिटी क्या था, 2BJ+1 था। ठीक है, ये था ना 2B × J+1, और 2B क्या था, H/4π²I, ये था। ये B की वैल्यू थी अपनी H/4π²I J+1, H/4π²I J+1 था। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है, I क्या होता है, mr² होता है, μ = H/4π², I = क्या होता है, mr² J+1। तो मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है, μ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m निकल रहा है, या μ बोलो तो μ निकल रहा है, समाई द्रव्यमान बोलो तो क्या है, मतलब दोनों का कंबाइंड लेंगे तो क्या निकल रहा है, μ निकल रहा है। तो चलो μ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया अपने पास समाई द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास m। तो अपन अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकाले μ1 और μ2 जो अपने को दी है उसका, ठीक है, μ1 का रेशियो निकाले अपन, क्या आएगा, ये थी C12 के लिए, और μ2 किसके लिए थी, ये CX के लिए, ये वाली है, तो ये किसके लिए, ये है अपनी CX के लिए। तो μ1/μ2 C12/CX लेंगे। ठीक है, तो क्या निकलेगी, 1.153 ऊपर और 1.102 नीचे। ठीक है, C12 और C6, तो पहले इस वाले C12 O6 का वो निकालो, O16 का निकालो, क्या निकालो, समाई द्रव्यमान निकालो इसका, इस वाले का, फिर निकालो इसका, तो क्या आएगा, m1m2 + m2, ये निकलेगा ना, मैं बोल रहा हूँ इसका समाई द्रव्यमान क्या निकलेगा, देखो चलो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, m1m2 + m2, तो ये क्या है, C12 m1m2 O16 C12 + O16, C12 + O16, और यहाँ क्या निकलेगा, CX O16 / CX + O16। तो यह देखो O16 से O16 तो कैंसिल हो गया, O16 से O16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा है C12, नीचे बचा है CX, ये है ना m1m2 / m1 + m2। m1m2 / m + सही जा रहा है। - 1.153 इस वाले का, ठीक है, C12/CX m1m2 / m + m1m2 / m + m2, और क्या बचेगा अपने पास, ये जाएंगे ऊपर और वो आएगा नीचे, ये आएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1.153 डिवाइड बाई 1.102 हो जाएगा अपना, यहाँ पे टर्म आएगी, तो इसको अपन लिख देते हैं, जो अपने को निकालना है CX, और यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ क्या आएगा, कार्बन का 12, यहाँ आएगा जो अपने को निकालना है वही CX का मास प्लस क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपना आएगा 13 AMU। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए अपने डायरेक्ट कर दिया, 13 AMU का आंसर आएगा इसके लिए। ये वाला क्वेश्चन इतना RPSC में तो नहीं आएगा अपना, ये वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता। ओके, तो ये अपना आज का लेक्चर था।